हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित में पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम अभ्यास 4A को हल भी करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके दोनों टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों को ज्वाइन करिए। दोनों जगह आपको जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनकी PDF फाइल आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पार्ट 4 में जो हमें पढ़ना है उस पाठ का नाम क्या है? नाम है सांख्यिकी। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है सांख्यिकी। अब इस पाठ में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो जान लेते हैं। देखिए, पूरे पाठ में तो हमको इतनी सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है, बट यहाँ पर जो एक्सरसाइज 4A है उसको हल करने के लिए हमें आज ही सारी चीजें नहीं पढ़नी है। आज हम थोड़ी सी चीज पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हल करेंगे तो फिर थोड़ी सी चीज पढ़ेंगे। इस तरह से हम पार्ट 4 में जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी अभ्यास हैं आपके, वो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और हल करेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है सांख्यिकीय आंकड़े एवं उनकी विशेषताएं। अगला है आंकड़ों को एकत्र करना, व्यवस्थित करना तथा उनका वर्गीकरण करना। यानी ये सारे हम कैसे डेटा मतलब आंकड़े, आंकड़े को ही इंग्लिश में डेटा कहते हैं, उसको हम कैसे इकट्ठा करते हैं, किस तरह से उसको अरेंज करना यानी व्यवस्थित कैसे किया जाएगा, फिर उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे यानी अलग अलग डेटा को अलग अलग जगह कैसे रखेंगे, ये सारी चीजें जानेंगे। फिर अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाना। बारंबारता मतलब कोई भी आंकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी सारणी हम कैसे बनाएंगे वो भी जानेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों के चित्रग्राफ। देखिए, चित्र को इंग्लिश में हम पिक्चर कहते हैं, पिक्चर से ही इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, पिक्टो से पिक्चर ग्राफ। ठीक है, तो चित्रग्राफ कहा जाए या पिक्टोग्राफ कहा जाए एक ही बात है, तो ये बनाना सीखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों के दंड आरेख यानी बार ग्राफ बनाना। तो बार ग्राफ और दंड आरेख एक ही होता है, ये भी सीखेंगे कैसे बनेगा। इसके बाद अवर्गीकृत आंकड़ों का मिश्रित दंड आरेख बनाना तथा उसकी व्याख्या करना। तो ये सारी चीजें हम इस पाठ में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में डेटा यानी आंकड़ों के बारे में। देखिए, आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, आंकड़ों की बात अगर की जाए तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, जैसे आप लोगों ने क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे, तो आपको याद है कि सचिन ने 50 शतक मारे, टेस्ट में 50 मारे, वनडे में 49 मारे या जो भी मारे। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो 49, 50 या 100 जो भी कुल मिला के इतने शतक मारे, आपको कैसे पता? ये डेटा आपको बताया गया है। ये डेटा कैसे कलेक्ट हुआ है? उन सचिन ने जितने भी मैच खेले हैं उन सभी मैच का डेटा कहीं रखा हुआ है और उन्हीं में से ये निकाल के बताया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने इतने शतक मारे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार डेटा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, जिनको हम आंकड़े कहते हैं, और उन्हीं आंकड़ों में से हम अपनी जरूरत का डेटा या अपनी जरूरत के आंकड़े या अपनी जरूरत की जानकारी हम निकालते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक टेबल है जहां पे गेंदबाज, ओवर, मेडन ओवर, दिए गए रन, लिए गए विकेट, इनके बारे में बताया गया है। ऐसे ही कितने गेंदबाज हैं? ब्रेकन, ब्रेटली, ईशांत, मलिंगा, जॉनसन। ठीक है, ये क्या है? बॉलर है। 10-10 ओवर सभी ने फेंके हैं। ठीक, मेडन ओवर किसी ने 3, 1, 2, 2, 1 ऐसे करके मेडन ओवर फेंके हैं। तो अब ये जो सारणी है, इस सारणी में अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेटली ने कितने ओवर फेंके, तो आप कहेंगे 10 ओवर फेंके। पूछा जाए ब्रेटली ने कितने मेडन ओवर डाले, आप कहेंगे 1 मेडन ओवर डाला। ठीक है, 1 मेडन ओवर ब्रेटली ने डाला। पूछा जाए ब्रेटली ने कितने रन दिए, तो आप कहेंगे 58 रन दिए। ये सब जानकारी आपको कहां से मिल रही है? क्योंकि आपके पास इस तरह का डेटा मौजूद है, इसलिए आपको ये जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डेटा। ठीक है, डेटा को, अब डेटा क्या है? जैसे कोई पूछे आंकड़े क्या हैं, आंकड़े वो जानकारी है या आंकड़े वो चीज है जिनसे हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो, उसे हम हर उस चीज को हम क्या कहेंगे? आंकड़ा कहेंगे। ठीक है, या डेटा कहेंगे। चलिए, तो आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े क्यों एकत्रित होते हैं? उनका कोई उद्देश्य होता है तभी। जैसे मान लीजिए आपके पास, अगर आप खेती करते हैं, आपके पास 1 बीघे 2 बीघे जो भी है, मान लीजिए जो भी खेत है, और आप खेती करते हैं और आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप
कि यहाँ 1 बीघे में या 1 हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर में कितना गेहूं पैदा होता है। मान लीजिए 1 हेक्टेयर जमीन है आपके पास, या 2 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर, जो भी है। अब पूछ लिया आपसे, आपके यहाँ एक या प्रति हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर में कितना गेहूं पैदा होता है हर साल। ठीक, तो आप हर साल गेहूं पैदा करते हैं, तो आपको ये ज्ञात होगा कि इस साल इतना गेहूं पैदा हुआ था, इस साल इतना गेहूं पैदा हुआ था। ठीक है, तो इन डेटा को, इसी जानकारी को हम जब एकत्रित करके रखते हैं तो हमें लंबे समय में ये पता चल जाता है कि 1 हेक्टेयर में कितनी गेहूं की फसल हो रही है, क्या प्रतिवर्ष गेहूं की फसल की पैदावार में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। ये सारे डेटा जब एकत्रित रहेंगे हर साल के, तभी आपको ये सारी चीजें आप जान पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ मुख्य चीजें हम देख लेते हैं। जैसे आंकड़े क्या हैं? आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। सजातीय आंकड़े होने पर ही तुलना करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे सजातीय आंकड़े का मतलब कि गेहूं की तुलना गेहूं से होगी, चावल की तुलना चावल की पैदावार से होगी। ठीक है, गेहूं के पैदावार की तुलना हम चावल के पैदावार से तुलना नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे इस साल गेहूं मान लीजिए 10 कुंटल हुआ, तो अगले साल कितना कुंटल गेहूं हुआ, ये तुलना होगा। ऐसा नहीं कि इस साल गेहूं 10 कुंटल हुआ, आप कहोगे अगले साल 10 कुंटल धान होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, सजातीय समान चीजों का तुलना होगा। आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं और आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि होते हैं। ऐसे लगभग गेहूं हुआ, लगभग गेहूं क्या हुआ, लगभग 1 किलो गेहूं हुआ, 1 कुंटल गेहूं हुआ। ये जो संख्यात्मक राशि है 1, ठीक है, या 2 या 3 या 10, ये इससे हमें पता चलेगा कि वो आंकड़ा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार बहुत सारे, देखिए आंकड़ों के 2 स्रोत होते हैं, एक होता है प्राथमिक स्रोत, एक होता है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत क्या है? जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं, तथा जिन स्रोतों से पहले से उपलब्ध आंकड़ों से वांछित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वे द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए, मान लीजिए कहीं कोई जमीन आपको मिली, ठीक, वहां पे कभी खेती नहीं हुई, ठीक, कभी खेती हुई ही नहीं, आपको पहली बार मिली और आपने पहली बार वहां पे खेती की। ठीक, तो आप वहां खेती करेंगे तो मान लीजिए 1 बीघे में आपको 4 कुंटल गेहूं हुआ या 5 कुंटल, 7 कुंटल, ठीक है, मान लेते हैं लगभग 6 कुंटल गेहूं हो गया। ठीक, तो आपको पहली बार ये अंदाजा लगा, क्योंकि पहली बार ही खेती हुई है वहां पे, तो पहली बार आपको पता चला कि 1 बीघे में हमने खेती की तो 6 कुंटल गेहूं हमको मिला। अब आपने 2 साल 3 साल खेती कर ली उस पे, आपको हर साल लगभग 6-7 ऐसे करके 6-7 कुंटल करके गेहूं प्राप्त हुआ। आपने वो खेत किसी को बेच दिया। अब वो आदमी जब खेती करेगा उस पे, तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि इस खेत में जब खेती करते थे आप, तो आप कितना गेहूं पैदा कर लेते? तो आप क्या कहेंगे कि आप लगभग 6 कुंटल हम गेहूं इसमें पैदा कर लेते थे। तो जब आपने पहली बार खेती की तो वो क्या हुआ, वो आपका प्राथमिक स्रोत हुआ। लेकिन जब दूसरे आदमी ने आपसे खेत खरीद कर उस पर खेती की और आपसे ये डेटा प्राप्त कर लिया, ये आंकड़े प्राप्त कर लिए कि उसमें कितना गेहूं होता है या हो सकता है, तो आपने उसे बताया कि 6 कुंटल। तो जो दूसरे व्यक्ति ने आपसे जानकारी ली वो क्या है, वो द्वितीयक स्रोत है। ठीक है, यानी कोई भी डेटा जब पहली बार मिलता है तो उसे प्राथमिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक आप समझ गए। अब देखिए आंकड़े यहां पर, चलिए नीचे आते हैं। यहां पे थोड़ा नीचे आके हम थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में समझते हैं। और आंकड़े यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए आंकड़े हम कुछ इस तरह से समझेंगे। यहां पे देखिए, आप यहां पे एक चीज देख रहे होंगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि एक टेबल आपको दिख रही है ना, ठीक है, टेबल जो दिख रही है आपको यहाँ पे, भोजन रुचि और खींची गई लकीर और लकीरों की संख्या। तो केवल रोटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी लाइन है? 12 लाइन हो गई। इसी प्रकार केवल चावल की 5 लाइन है, रोटी और चावल की 21 लाइन है, पूड़ी की 15 लाइन है, पराठा की 11 लाइन। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि 5-5 का ग्रुप बना दिया गया है और जो 4 लाइनें हैं, जैसे ये 4 लाइन हो गई तो 5वीं लाइन इसी के ऊपर लगा दी जाएगी। जैसे
आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 लाइन हो गई और 5वीं लाइन से ऐसे काट दिया गया। तो इस पूरी ये इस पूरे अंदर जितनी भी लाइनें हैं इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 5। ठीक, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 लाइन है, 5वीं लाइन ऐसी कर दी गई, यानी इस पूरे डब्बे का मान, इसके अंदर जितनी लाइनें हैं इसका मान 5 है। ठीक, तो इस तरह के मिलान को ही हम क्या कहते हैं, टैली मार्क कहते हैं, मिलान चिन्ह कहते हैं। ठीक, तो कोई पूछे आपसे मिलान चिन्ह क्या है, तो इस तरह के चिन्हों को ही मिलान चिन्ह कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, कहाँ है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए इसका उपयोग बस इतना है कि आपको डेटा को गिनना नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं 4, ठीक है 4 लाइन है, 5वीं लाइन हमने ऐसे मिला दी। अगर कहीं भी इस तरह का लाइनिंग बनी हुई है तो उसको हम क्या मानेंगे, 5, वो 5 हो गई। तो अब जैसे यहाँ पे बना है तो इसका मतलब 5 ये हो गया, ये भी 5 हो गया, 5 5 कितना हुआ 10 और 11 12। ठीक, तो इस तरह से आप देख कर ही समझ सकते हैं कि कुल कितनी लाइनें हैं। यहाँ पे एक ही बॉक्स है यानी सिर्फ 5 लाइन, तो 5 हो गई। 5 5 10 5 15 5 20 1 21, 21 लाइन। 5 5 10 5 15 15 लाइन। 5 5 10 1 11 लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप जल्दी डेटा को समझ सकते हैं, जल्दी डेटा में कितनी गिनतियां हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस कार्य को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इस तरह की लाइनें बनाई जाती हैं। ठीक है, इसी को टैली मार्क कहते हैं, ये आप जाने रखिए। बाकी गिनने को तो हम यहां भी गिन सकते थे, ऐसा तो है नहीं। देखिए आप इसको अगर ध्यान से देखिए तो गिन तो यहां भी सकते थे ना, जैसे अब 5 है, लेकिन हमको कैसे गिनना पड़ता, 1 2 3 4 5। अब इतनी सारी लाइनें हैं, इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21। अब इतना टाइम लग गया। लेकिन जब हम डेटा को कुछ इस तरह से लिख देते हैं तो अब देखिए यहाँ कितना आसान है। हमने पहले ही बताया कि इस तरह से 4 लाइन और 5वीं लाइन ऐसे कर देंगे, यानी इसका मान कितना हुआ 5। इस तरह से कहीं बना है तो इस 5 के बराबर है, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 और 1 21, 21 हो गया, फट से हमको पता चल गया। तो इस तरह से डेटा को जब लिखा जाता है तो उसको पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आंकड़ों को व्यवस्थित करना यहाँ पे जानते हैं। देखिए आंकड़े दो तरह से व्यवस्थित होते हैं। अब यहाँ पे एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही का मतलब एक एक सीढ़ी ऊपर जाना, ठीक है, एक सीढ़ी ऊपर जाना, इसको आरोही कहते हैं। और अवरोही का मतलब एक एक सीढ़ी आप नीचे आ रहे हैं, ठीक है, इसको अवरोही कहते हैं। सीधा सिंपल सा 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी और सबसे बड़ी वाली संख्या आखिरी में आएगी। जैसे मान लीजिए लिखा है, ये देखिए यहाँ पे नीचे डेटा भी दिया हुआ है, इसको देखिए 16 17 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 28 30 32 37 38 42 42 45। 45 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है इसलिए आखिरी में आई है। और 16 क्या है, इन सभी में सबसे छोटी संख्या है इसलिए सबसे पहले आई है। तो 16 से बड़ा 17, 17 से बड़ा 21, 21 से बड़ा 21, 21 से बड़ा 21 नहीं कहेंगे, 21 21 बराबर है इसलिए अगल बगल लिख दिए गए। अब इस 21 से 22 बड़ा है, 22 से 23, 23 से बड़ा 24, 24 से बड़ा 25, 25 25 बराबर है इसलिए इसके बगल में 25 लिख दिए। 25 से बड़ा 26, 26 से बड़ा 27, 27 से बड़ा 28, 28 के बराबर 28 है, 28 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 32, 32 से बड़ा 37, 37 से बड़ा 38, 38 से बड़ा 42, 42 से बड़ा 42 42 बराबर है, 42 से बड़ा फिर 45। ठीक है, तो जो आंकड़े हमको दिए गए हैं हमको उसी में ये पहचानना है कि कौन सी संख्या छोटी है और उसके बाद कौन सी संख्या उससे बड़ी आएगी, उसको हम उसके बाद लिख देंगे। ठीक, इसको कहते हैं अवरोही क्रम। अब यहाँ पे सॉरी आरोही क्रम, अवरोही नहीं, यहाँ पे जो डेटा लिखा है इसको हम क्या कहेंगे, आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, उसी को आरोही कहते हैं। अब आते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम को हम कहते हैं घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी और सबसे आखिरी में सबसे छोटी संख्या। जैसे 45 से छोटा 42 है, 42 42 बराबर है, 42 से छोटा 38, फिर 37, फिर 32, फिर 30, फिर 28, 28 28 बराबर है, 28 से छोटा 27, 27 से 26, 26 से 25, 25 25 बराबर है, 25 से छोटा 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 से फिर 21, 21 से छोटा 21 21 बराबर है, 21 से छोटा 17 और 17 से छोटा हमारा 16।
इसके बाद कोई डेटा नहीं दिया गया है, इसलिए 16 पे आके हमारा खत्म हो गया। और इस क्रम में जब हम डेटा को लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो दो तरह से हम आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। चलिए, तो ये आप समझ गए, आंकड़ों को व्यवस्थित करना भी आप समझ गए। यहाँ पे वर्गीकरण हम करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण में क्या करते हैं, हम उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं या वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकरण हम करते हैं। पहले हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, अब व्यवस्थित कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, आंकड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आंकड़ों की संख्या जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा हमको उसका वर्गीकरण करना पड़ता है। तो गुण के आधार पे, वर्ग अंतराल के आधार पे हम उसका वर्गीकरण कर देते हैं। अब देखिए, गुण के आधार पे अगर वर्गीकरण है तो जैसे मान लीजिए अलग अलग वर्ग में रखना, जैसे कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो उनको ग्रामीण वाले वर्ग में रख देंगे, कुछ लोग शहरी क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें हम शहरी वाले वर्ग में रख देंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग शहर, मान लीजिए 2 डेटा है, उसमें लिखा गया है कि 40 लोग गांव से आए हैं और 50 लोग शहर से आए हैं, तो गांव वालों का डेटा हम ग्रामीण वाले कैटेगरी में लिख देंगे, इस लाइन में लिख देंगे, और शहर वालों का डेटा हम इस लाइन में लिख देंगे। इससे क्या होगा, हमें ये भी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। मान लीजिए कोई पूछ लिया कि आप कहाँ से आए हैं, किसी तीसरे आदमी से किसी ने पूछ लिया कि कहाँ से आएंगे, तो वो फटाक से लिस्ट देखेगा, उसमें से बता देगा कि हाँ सर ये गांव से आए हैं या शहर से आए हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से वर्गीकरण हम कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे वर्ग अंतराल के आधार पर भी होता है वर्गीकरण, तो वर्गीकरण भी हम 2 तरह से यहाँ करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, ये आंकड़े दिए गए हैं। अब ये आंकड़ों में यहाँ पे नीचे आपको दिखाया गया है कि किस तरह से इनको आरोही क्रम में लिखा गया है। और आरोही क्रम में एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेटा को आरोही क्रम में तो लिख दिया गया है, लेकिन लिखने के बाद क्या किया गया है, ये देखिए। लिखने के बाद आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ संख्याओं के बगल में ये डंडी खींची गई है। क्यों खींची गई है, देखिए 16 यहाँ पे है, एक बार 16 कहाँ है, 16 एक यहाँ पे है, एक 16 यहाँ पे है, 16 3 बार है, तो 16 लिखा गया और उसके बगल में 3 डंडी खींची गई, यानी 16 कितनी बार इस डेटा में आया है, 3 बार आया है। इसी प्रकार आप देखेंगे 16 के बाद हमारा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 के बगल में 4 डंडी है, यानी इस डेटा में 22 कितनी बार आया है, कुल 4 बार। देखिए 1 2 3 और 1 4, तो कुल 4 बार 22 आया है, तो 22 के बगल में 4 डंडी। तो इस तरह से हम जो हमारे आंकड़े हैं, डेटा हैं, उनको हम अवरोही क्रम में भी लिख रहे हैं, और साथ साथ ये भी हम बताते जा रहे हैं कि ये जो नंबर है, ये डेटा है, ये कितनी बार इस संख्या में, इस लिस्ट में आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, टैली चिन्हों का प्रयोग करके हम ये बता सकते हैं कि ये संख्या कितनी बार इस लिस्ट में आई। चलिए, तो यहां से ये डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीख चुके हैं। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। तो अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका कि किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। ये आंकड़े दिए गए हैं, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी। तो आप देख लीजिए सबसे छोटी कौन सी है, 2 सबसे छोटी है तो 2 आएगा, फिर 2 से बड़ी 3 है, 3 आएगा, 3 से बड़ा 4 है, 4 आएगा, 4 से बड़ा 5 है, 5 आएगा, 5 से बड़ा 6 है, 6 आएगा। अब आप देखिएगा, आप यहाँ पे एक देखेंगे कि 3 2 बार आया है, तो पहले इसको सही कर देते हैं। आप यहाँ देखिए 3 हमारा 2 1 बार आया है, बस 3 हमारा 2 बार आया है, तो इसके बगल में एक 3 और लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 4 कितनी बार आया है, 4 सिर्फ 1 बार आया है, तो 4 लिखेंगे। इसके बाद 5 आप देखेंगे, 5 कितनी बार आया है, 5 हमारा सिर्फ 1 बार आया है, तो 5 लिखेंगे। फिर आप देखिए 6 कितनी बार आया है, 6 आप देखेंगे 6 भी 2 बार आया है, तो 6 को हम यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। इसके बाद देखिए 7 कितनी बार आया है, 7 हमारा 1 बार आया है, तो 7 लिखेंगे। फिर आप देखिए 8 कितनी बार आया है, 8 भी हमारा 1 बार आया है, तो 8 लिखेंगे। और उसके बाद देखिए 9 कितनी बार आया है, तो आप देखें 9 1 बार आया है, तो 9 लिखेंगे। तो
आरोही क्रम में आपका ये डेटा व्यवस्थित हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार दूसरे में भी कह रहा है क्या करना है, हमको जो डेटा दिए गए हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। तो आप इसका प्रयास करिएगा, इस क्वेश्चन को आप खुद हल करिएगा और इसका सही उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में पूरा क्रम सही से लिख के आरोही क्रम में इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है, यानी 10 बालिकाओं का परसेंटेज दिया गया है। ये परसेंटेज है हर एक लड़की का, टोटल 10 लड़कियां हैं। ठीक है, अब कह रहा है आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो अवरोही क्रम मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी आएगी। तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपको मिलेगा 75। तो आप लिखिए यहाँ पे 75। 75 से छोटा 74, 74 से छोटा आप देखिए 74 से छोटा 73, 73 से छोटा आप देखिए 73 से छोटा आप देखेंगे तो इसमें 67 आएगा, 67 से छोटा 62 आएगा, 62 से छोटा 61 आएगा, 61 से छोटा आप देखिए क्या है, इससे छोटा आपको मिलेगा 57, 57 से छोटा आपको क्या मिलेगा, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। 57 से छोटा आपको मिलेगा यहाँ पे 55, 55 हो गया। 55 से छोटा क्या मिलेगा, 55 से छोटा अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 42। ठीक है, इससे छोटा तो कोई नंबर है नहीं, अब सॉरी है, अभी 33 बचा है, तो यहाँ 33 आ जाएगा। टोटल देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस क्रम में हम लिखेंगे तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना कार्य के अंतर्गत 20 व्यक्तियों का जॉब कार्ड द्वारा एक माह में किए गए कार्यों के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है, यानी हर व्यक्ति ने कितने दिन कार्य किए वो नीचे आंकड़ों में दिया गया है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखिए और ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया है। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले लिखें अवरोही क्रम में, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले। तो सबसे बड़ी संख्या पहले तो क्रम में लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे पूरे आंकड़ों में तो सबसे बड़ी संख्या 25, 25 लिखिए। 25 से छोटी 24, 24 से छोटा कौन सा है, 24 से छोटा आपको तुरंत छोटा देखना है, ऐसा नहीं छोटे तो सारे हैं, लेकिन 24 संख्या से तुरंत छोटी कौन सी संख्या है, तो 24 से तुरंत छोटी संख्या है 21। उसके बाद 21 से तुरंत छोटी कौन सी है, 21 से छोटी देखिए 20 तो है नहीं कहीं, 19 मिलेगा, 19 लिखेंगे। 19 से तुरंत छोटा कौन सा मिलेगा, 19 से तुरंत छोटा आप देखेंगे तो 19 के बाद 18 आता है, 18 है, 18 कहीं नहीं है, आपको 17 मिलेगा, 17 हमने लिख दिया। 17 के बाद 16 मिलेगा, लेकिन 16 क्या है, 2 बार है, तो 16 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, हमने 2 बार लिख दिया। 16 से छोटा में मिलेगा 15, 15 आपको एक बार मिलेगा, 15 लिख दीजिए। 15 एक ही बार है ना, हाँ 15 एक बार है। 15 से छोटा आपको मिलेगा क्या, 14, तो 14 कहीं पे है नहीं, पूरी लिस्ट में आप देखिए 14 कहीं है नहीं, है ना। 14 से छोटा 13 होता है, 13 आप पूरी लिस्ट में देखिए कहीं नहीं है, 13 भी नहीं है कहीं। 13 से छोटा 12 है, 12 आपको यहाँ मिला, 12 लिखिए। अब 12 और कहीं है, ये भी देख लीजिए, एक 12 यहाँ है, एक यहाँ है, तो 12 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। 12 से छोटा 11 है, तो 11 यहाँ पे है और 11 यहाँ पे है, 2 बार 11 है, 2 बार 11 लिख दीजिए। इसके बाद 11 के बाद आपको का छोटा मिलेगा 10 तो है नहीं कहीं, 10 नहीं है, 9 मिलेगा। 9 कितनी बार है, 9 एक बार है, 2 बार है, बस 9 2 बार है, तो आप 9 लिख लीजिए 2 बार। ठीक, 2 बार 9 हो गया। अब 9 से छोटा आपको क्या मिलेगा, 9 से छोटा आपको 8 मिलेगा, 1 2 3, 3 बार 8 मिलेगा, तो यहां से मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 8 8 8, 3 बार 8 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कामा लगा के इसको आप यहाँ लिखिए, यहाँ पे कामा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ नीचे आ गए। ठीक है, यहाँ से हमने लिखना शुरू किया यहाँ पे। ठीक है, 3 बार 8 हो गया। 8 के बाद 8 से छोटा क्या है, 8 से छोटा है हमारा 7, 7 आपको यहाँ मिल जाएगा। 7 से छोटा आपका क्या है, 7 से छोटा आपको यहाँ मिलेगा सिर्फ 3, 3 है। ठीक है, 7 से छोटा क्या है, 3। तो इस तरह से आपका जो डेटा है
ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। 25, 24, 21, 19। 19 कितनी बार है? 19 एक बार देख लेते हैं। 19 एक ही बार है, ठीक है। शुरू से अंत तक 19 एक बार है। 19, 17, 16, 16, 15, 12, 12, 12 तीन बार है। 11, 11, 9, 9, 8, 8, 8 और फिर 7, 3। ये हो गया आपका आंकड़ा, ठीक है। सारे आंकड़े आपके यहाँ पे इस तरह से व्यवस्थित हो गए। अब इसमें से हमको कह रहा है कि ये बताना है कि कितने लोगों ने 10 दिन से कम काम किया, ठीक है। तो 10 दिन से कम कितने लोगों ने काम किया? देखिए 10 से छोटी कौन कौन सी संख्या है, तो आप देखेंगे 10 से छोटी कौन कौन सी संख्या है। तो 9 है, 8 है, 7 है, 3 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी संख्या मिली आपको? यहाँ पे 10 से छोटी 7। यहाँ पे कहीं कोई डेटा छूट रहा है क्या? 10 दिनों से कम काम करने वाले लोग, हाँ ठीक है, सही है, सही। एक कोई डेटा नहीं छूट रहा है, एकदम सही है, डेटा कोई नहीं छूट रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 लोग हैं ऐसे जिन्होंने 10 दिन से कम काम किया है। तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 7, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सारे प्रश्न, चारों प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल सोल्यूशन भी आपको दिया है, मैंने ऊपर भी बता दिया, यहाँ भी दिया हुआ है। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।